डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी में आज हम पारिस्थितिकी तंत्र में भू रासायनिक चक्र के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी बायो जियोकेमिकल साइकिल्स है उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में अब तक हमने स्टडी किया था कि जो सूर्य के प्रकाश और CO2 के अलावा वाटर और क्लोरोफिल की उपस्थिति में मिट्टी से खनिज तत्व अवशोषित करते हुए हरे पादप स्वपोषी पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं और यह भोजन विभिन्न पोष स्तरों से गुजरते हुए जंतुओं तक पहुंचता है। उसकी मृत्यु के बाद इनका अपघटन होता है और अपघटन के बाद ये पोषक तत्व पुनः मृदा में मिल जाते हैं। इस प्रकार जो ये खनिज तत्व है लगातार और चक्रीय रूप में पौधे द्वारा अवशोषित होकर पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोष स्तरों से होकर उनसे गुजरकर फिर से मृदा को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह जो खनिज तत्व है भूमि से जीवों में होते हुए और फिर भूमि में मिल जाने की जो ये सर्कुलर प्रोसेस होती है पूरी, इसको मिनरल साइक्लिंग कहते हैं या फिर इसको बायो जियो केमिकल साइकिल्स कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की निरंतरता को बनाए रखने के लिए खनिज तत्व एवं अन्य जो पदार्थ है उसका सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है और इसमें से जो पदार्थ भाग लेते हैं इसमें जैसे O2 और CO2 उनका परिसंचरण वायुमंडल में कंप्लीट हो जाता है। परंतु जो कुछ परिसंचरण प्रक्रियाएं हैं वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों भागों में होती है। इसीलिए इस तरह से दो अलग तरह के चक्र पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ पदार्थ नाइट्रोजन है, जैसे उनकी वायुमंडल में तो बहुलता होती है परंतु पौधे इनका सीधा अवशोषण नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये पहले वायुमंडल से N2 में ऑक्साइड के रूप में जल में घुलते हैं और उसके बाद मृदा में जाते हैं और पौधे मृदा से इसका अवशोषण करते हैं। मुख्य रूप से पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त भी सजीवों की वृद्धि और शारीरिक गठन के लिए कई अन्य जो खनिज तत्व है उनकी भी आवश्यकता होती है, जैसे कि ATP निर्माण में फास्फोरस, कोशिका भित्ति और अस्थियों के निर्माण में कैल्शियम और प्रोटीन के लिए गंधक या सल्फर और नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ये तत्व अलग अलग मात्रा में वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल में उपस्थित होते हैं। विभिन्न तत्वों के इस जैव भू रासायनिक चक्रण के क्रम को 3 श्रेणियों में विभेदित किया गया है। सबसे पहला है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इस चक्र में जल का परिचक्रण होता है। दूसरी है गैसियस साइकिल। यहाँ पर सजीवों के लिए जो इच्छित और आवश्यक खनिज तत्व है वह गैस के रूप में पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा है सेडिमेंट्री साइकिल या अवसादी चक्रण, जिसमें जो खनिज पदार्थ हैं वह जल के विलयन के रूप में भूमि से अवशोषित किए जाते हैं और इन जो आवश्यक तत्वों का है क्योंकि वाष्पीकरण नहीं होता है, ये मृदा में ही एकत्र रहते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम। तो ये जो उपरोक्त जो 3 चक्र है इसके द्वारा आवश्यक खनिज तत्व भू रासायनिक चक्रों के द्वारा परिसंचरण होते हैं। इनकी जो मुख्य कुछ साइकिल्स जो हमारे सिलेबस में है हमको स्टडी करनी है वह इस प्रकार है। बायोजियो केमिकल साइकिल्स में हम सबसे पहले कार्बन चक्र का अध्ययन करेंगे। कार्बन मुख्यतः एक गैस है। सभी सजीवों के लिए ये वायुमंडल में CO2 के रूप में उपस्थित रहती है। वायुमंडल में CO2 का जो आयतन है वह 0.03% अंकित किया गया है। यह सारे कार्बनिक पदार्थों का एक मुख्य आधारीय तत्व होता है और CO2 को पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में लेकर भोजन का निर्माण करते हैं और कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। यह स्वपोषी हरित पादप पारिस्थितिकी तंत्र में क्योंकि भोजन का निर्माण करते हैं इनको उत्पादक कहा जाता है और बाकी सबों को कंज्यूमर्स कहा जाता है। उपभोक्ता और कंज्यूमर दोनों की मृत्यु के पश्चात इसके जो मृत कार्बनिक अवशेष हैं उसका अपघटन सूक्ष्म जीव, कवक, जीवाणु और कई तरह के अपघटकों द्वारा किया जाता है। इसमें से कार्बन फिर से वायुमंडल में पहुंचा दिया जाता है। पृथ्वी पर जो कार्बन के दूसरे जो भूगर्भित स्रोत हैं उसमें कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाला धुआं शामिल है। अब अगर हम
यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अतिरिक्त कारखानों और चिमनियों से भी धुआं निकलता है, जो भी CO2 प्रदान करता है वायुमंडल को। तो वायुमंडलीय CO2 और भूगर्भीय स्रोतों से जो समुद्र भी कार्बन का एक प्रमुख स्रोत होता है। वहाँ भी वायुमंडल से 50 गुना अधिक कार्बन कार्बोनेट यौगिक के रूप में उपस्थित रहती है। यह जो कार्बोनेट है, बारिश के समय क्या होता है कि वायुमंडल की CO2 जल के साथ घुलकर कार्बोनेट बनाती है और यह समुद्र में पहुंच जाती है, जहां पर इसका कार्बनिक अम्ल बनता है और कार्बनिक पदार्थों का अवक्षेपण हो जाता है। कार्बनिक पदार्थ ही अंत में लाइमस्टोन में भी परिवर्तित होते हैं और समय समय पर रासायनिक क्रिया और अपदरण के द्वारा इसमें से CO2 निकलती रहती है। इसके अलावा पेड़ पौधे व प्राणियों में भी श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वह भी वायुमंडल में पहुंचती है। तो यहाँ पर इस डायग्राम के द्वारा हम स्पष्ट देख सकते हैं कि सबसे पहले जो मेन है वह फ्री CO2 है, जो कि एटमॉस्फेयर की है। उस फ्री CO2 को जो एटमॉस्फेयर में उपस्थित है उसको पौधे फोटोसिंथेसिस के द्वारा एसिमुलेट करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इसी तरह जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वह कीमोसिंथेसिस करके उसको कार्बोहाइड्रेट में अपने फूड में बदलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेशन के द्वारा पुनः फ्री CO2 में निकल जाता है, वह फ्री CO2 बन जाती है श्वसन में। उसका कुछ भाग फूड एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम करते हैं और कुछ भाग डेड एंड डिके हो जाता है। फिर उन एनिमल्स का भी कुछ भाग एक्सक्रीशन में निकल जाता है और डेथ के द्वारा भी उसमें से निकल जाता है। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर कलेक्ट होता है उसका बैक्टीरिया के द्वारा डिके होता है, तो पुनः फ्री CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह एटमॉस्फेयर में चली जाती है और अगर फ्यूल के रूप में अगर वो सॉलिडिफाई हो जाती है ज़मीन में पेट्रोलियम कोल पदार्थों के रूप में, तो उसका कंब्यूशन होता है और उसके बाद वह पुनः एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। अगर हम समुद्र की बात करें तो ओशन के अंदर जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वह पानी के साथ घुलकर समुद्र में पहुंचती है और उन कार्बनिक अम्लों का अगर प्रेसिपिटेशन होता है तो वह पुनः CO2 रिलीज करते हैं और वह फ्री CO2 एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। तो इस तरह जो कार्बन का जो प्रमुख स्रोत है वह कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि गैसियस रूप में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, परंतु इसका सर्कुलेशन लैंड पर और ओशन में, ज़मीन पर और जल में, दोनों जगह इसका सर्कुलेशन भी होता है। तो ये जल में, ज़मीन में और वायुमंडल में, तीनों मंडलों में होने वाली एक साइकिल है। नेक्स्ट साइकिल अगर हम स्टडी करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो वह है नाइट्रोजन साइकिल। पृथ्वी पर अपने जीवन को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह गैसीय चक्र का भी एक उदाहरण है। नाइट्रोजन की कुल मात्रा 79% होती है एटमॉस्फेयर में और जैसा कि हम जानते हैं कि गैसीय नाइट्रोजन का पौधे सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्रकृति में सिर्फ जो कुछ नील हरित शैवाल हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया है और एक कुछ जीवाणु ही ऐसे हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सीधे फिक्स कर सकते हैं, जिसका सीधे उपयोग करने में सक्षम होते हैं। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं और इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु या तो स्वतंत्र रूप से मृदा में या फिर लेग्यूमिनेसी पादप के जड़ों में उपस्थित होते हैं और अपनी क्रिया के परिणाम स्वरूप ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र को अगर हम शुरू से देखें तो पृथ्वी पर नाइट्रोजन बहुतायत में, वायुमंडल में बहुतायत में पाई जाती है, परंतु इस गैसियस नाइट्रोजन का पौधे, जीव जंतु डायरेक्टली यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर कुछ नील हरित शैवाल और कुछ बैक्टीरिया ही है जो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसको अमोनिया और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वह है ब्लू ग्रीन शैवाल और कुछ जो लेग्यूमिनस पादप की जड़ों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम इत्यादि, वह यह काम कर सकते हैं। ये जो नाइट्रोजन यौगीकरण और स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें सक्रिय जीवाणु और नील हरित शैवालों है। यह सिम्बायोटिक कंडीशंस में भी रह सकते हैं, मतलब ये सहजीवी भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मतलब मुक्तजीवी भी हो सकते हैं। इसमें से जो मुक्तजीवी जीवाणुओं में जो एग्जाम्पल है वह एजेटोबैक्टर है, क्लोस्ट्रीडियम है और सहजीवी का एग्जाम्पल है राइजोबियम, जो हमने सुन रखे हैं। इस प्रकार जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोफाइसी वर्ग की जो शैवाल है वह भी, उसके अंदर जो नोस्टोकिल्स के जो सदस्य हैं, एनाबेना, नोस्टोक इत्यादि, यह नाइट्रोजन फिक्सेशन का
काम करते हैं। कुछ जो प्रजातियां हैं एनाबिना साइकेडोसिया और नोस्टोक पंक्टिफॉर्मी जो है यह साइकस की कॉलेरॉइड रूट के साथ सहजीविता में रहते हैं और वहाँ पर यह नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जबकि कुछ जो प्रजातियां हैं वह खेतों में फ्री लिविंग या मुक्त जीवी के रूप में पाई जाती है। राइजोबियम जीवाणु की जो कुछ प्रजातियां हैं वह पौधे जो लेग्यूमिनेसी कुल है उसके पौधों की जड़ों में रूट नोड्यूल्स के भीतर सहजीवी के रूप में पाई जाती है और वहाँ पर यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। यह जो नाइट्रोजन के नाइट्रेट में कन्वर्ट करती है और यह नाइट्राइट मृद से यह जो नाइट्राइट है इसका पौधे मृदा से अवशोषण कर लेते हैं और इस नाइट्रेट की जो नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यह पदार्थ पेड़ पौधे और शरीर के जीव द्रव्य में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसका निर्माण करते हैं और सजीवों द्वारा जो उत्सर्जित एवं सजीवों की मृत्यु के पश्चात जो मृत शरीर से जो अपघटन से जो प्रोटीन में जो नाइट्रोजन है वह मुक्त हो जाती है। इस प्रकार अगर हम नाइट्रोजन चक्र को देखें तो N2 इन द एटमॉस्फेयर में तो N2 बहुत होती है, पर ये ज़मीन पर या फिक्सिंग फॉर्म में कैसे आती है। एक तो N2 फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी है, N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया है, थंडरिंग एंड हेलस्टॉर्म से अगर बिजली चमकती है तो वह भी इस फॉर्म में जमा करती है। N2 फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी से एनिमल्स में पहुंचती है, उनकी डेथ एंड डीके से वापस से अमीनो एसिड्स यूरिया, यूरिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड बना देती है। ये जो थंडरिंग के द्वारा भी नाइट्रेट बनती है, इस नाइट्रेट को नाइट्रेट बैक्टीरिया नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, पुनः अमोनिया बनती है और अमोनिफाइंग बैक्टीरिया यहाँ पे कार्य करते हैं। प्लांट्स के अंदर जब नाइट्रोजन आ जाती है नाइट्रेट के रूप में तो यह एनिमल प्रोटीन प्लांट प्रोटीन बनते हैं, उनको कंज्यूम करके एनिमल प्रोटीन बनते हैं। प्लांट से और एनिमल से डीके और एक्सक्रीशन के द्वारा जो नाइट्रोजन निकलती है वह पुनः ज़मीन में अमीनो एसिड्स यूरिया, यूरिक एसिड्स इत्यादि के रूप में जमा हो जाती है। तो यहाँ पर N2 फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया और इलेक्ट्रोकेमिकल फिक्सेशन, यह 3 इम्पॉर्टेंट रीजन्स हैं कि नाइट्रोजन इसके यौगिकों के रूप में प्लांट्स को या जीव जंतुओं को प्राप्त होती है। सजीवों की मृत्यु के पश्चात इनके अपघटन से जो नाइट्रोजन है वह पुनः मुक्त हो जाती है। जो निष्कासित नाइट्रोजन है वह हाइड्रोजन से संयुक्त होकर अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है और उसके बाद इसका नाइट्रोजन चक्र का वह भाग जिसमें प्रोटीन के विघटन के बाद अमोनिया बनता है इसको अमोनिफिकेशन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में कुछ जो बैक्टीरियाज है एक्टिनोमाइसीटीज ग्रुप के बैसिलस प्रजाति के बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीटीज ग्रुप के जो माइक्रोब्स हैं वह इसमें काम करते हैं। अमोनिया की गैस से पुनः नाइट्रेट के प्रोडक्ट्स बनते हैं और इस प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जो जीवाणु हैं वह केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही सक्रिय होते हैं। तो जो नाइट्रीकरण है इसकी 2 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। प्रथम चरण है जिसमें नाइट्राइट्स का निर्माण होता है और द्वितीय चरण है इसमें नाइट्राइट से नाइट्रेट का निर्माण होता है। तो अमोनिया से पहले NO2 बनता है जिसको नाइट्राइट कहते हैं और उसके बाद इस नाइट्राइट से नाइट्रेट बनते हैं, NO2 से NO3 बनता है। पहले वाले जो चरण है इसके जो बैक्टीरिया हैं उसमें नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोग्लिया और नाइट्रोकोकस इत्यादि जीवाणु काम में आते हैं और दूसरे चरण में नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोस्पाइरा नाम के जीवाणु काम में आते हैं। तो रासायनिक रूप में अगर हम इसको प्रदर्शित करें तो NH3 को ऑक्सीकरण के बाद HNO2 बनती है और उसमें वाटर और 66 किलो कैलोरी रिलीज होती है। फिर KNO2 में हाफ अगेन उसका ऑक्सीकरण होता है तो वो नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रकार यह जो नाइट्रेट बन जाती है इसको पौधे या जीव जंतु अवशोषित कर लेते हैं, इससे अपने प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं जो उनकी आवश्यकता अनुसार और कुछ जो नाइट्रेट है वह मृदा में बची रह जाती है। इस तरह जो नाइट्रोजन की जो प्रक्रिया है वह डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, माइक्रोकोकस, सुडोमोनास इत्यादि के द्वारा यह प्रोसेस पुनः चलती रहती है। यह वापस जो नाइट्रेट प्राप्त होता है उसका नाइट्रोजन में विघटन कर देता है। अतः जो जीवाणु मृदा में है वह नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम यौगिकों को अपघटित करके इनसे वापस नाइट्रोजन को मुक्त कर देते हैं और इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण कहा जाता है। ये जो नाइट्रोजन चक्र है इसकी कार्यप्रणाली से स्पष्ट होता है कि
नाइट्रोजन किसी एक पथ पर वृत्ताकार और चक्र के रूप में प्रवाहित नहीं होती है। इसके बहुत डिफरेंट पाथवेज हैं जिसके द्वारा यह पौधों को प्राप्त होती है और यह बहुत जटिल प्राप्त है और इसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसके 3 भाग बन सकते हैं, अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट। अगर सबसे पहले अमोनिया बना तो उससे फिर नाइट्राइट बनेगा NO2 और उससे NO3। हर एक लेवल पे कुछ अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं जो इस प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। पुनः विनाइट्रिफिकेशन भी होता है, विनाइट्रीकरण भी होता है जिसमें अमोनिया है वह पुनः विघटित होकर नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम चक्र देखें तो वह है फॉस्फोरस चक्र। भूमंडल पर फॉस्फोरस जैसे खनिज तत्व का परिचक्रण भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फॉस्फोरस क्या है कि ऊर्जा के आदान प्रदान हेतु एक प्रमुख पोषक तत्व है। जैसे हम ATP पढ़ते हैं उसमें P फॉस्फोरस उसका एक मुख्य घटक है। उसी तरह जितने भी फॉस्फोलिपिड्स हैं, जितने भी न्यूक्लिक अम्ल हैं, कई महत्वपूर्ण जो यौगिक हैं, उसका मुख्य घटक फॉस्फोरस होता है। मृदा में जो फॉस्फोरस का एकत्रीकरण है वह विभिन्न चट्टानों के अपतरण और विदरित होने से होता है। पौधे मृदा से इसका अवशोषण कर लेते हैं। पौधे के भक्षण से यह फॉस्फोरस जंतुओं में पहुंच जाती है। पौधे और जंतुओं के मृत शरीर अपचयित होकर वापस फॉस्फोरस मृदा में आ जाती है। इस प्रकार विभिन्न पादप शरीरों के पोषण के लिए जो अकार्बनिक फॉस्फेट का अवशोषण ऑर्थोफॉस्फेट आयनों के रूप में किया जाता है, जो कि आगे चलकर परिवर्तित हो जाता है। कार्बनिक फॉस्फेट के रूप में उपभोक्ता व अपघटक शरीरों के जो है सजीव शरीर है उसके अंदर होता है, जो अपघटन और खनिजीकरण प्रक्रियाओं के माध्यम से इसका पुनर्परिचक्रण हो जाता है। प्रकृति में फॉस्फोरस युक्त चट्टानें होती है, समुद्र तल की गहराइयों में पाई जाती है, ज्वालामुखी पर्वतों के लावा में फॉस्फोरस होता है और प्रकृति में भी इसके फॉस्फोरस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो फॉस्फोरस चक्र बहुत सामान्य चक्र है, एक महत्वपूर्ण चक्र है, क्योंकि फॉस्फोरस कई जैविक यौगिकों का एक महत्वपूर्ण अंग है, जैसे ATP, फॉस्फोलिपिड, न्यूक्लिक एसिड इत्यादि। इनकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। प्रकृति में यह खनिज तत्व मृदा के चट्टानों के टूटने और उसके विदरण से हो जाता है। विभिन्न चट्टानों के अपधरण और विदरित होने से यह जमीन को प्राप्त होता है, वहाँ से पौधे इसका अवशोषण कर लेते हैं। तो एक सामान्य अनुमान के अनुसार पृथ्वी की जो फॉस्फेट युक्त चट्टानों में जो फॉस्फोरस की कुल मात्रा है वह 300 से 600 करोड़ टन हो सकती है। यहाँ पर अगर हम फॉस्फोरस चक्र देखें तो सबसे पहले ये डीप सेगमेंटेशन, इससे टुकड़ों में सेडिमेंट्स के रूप में पाया जाता है, जिससे मैराइन एनिमल्स, फिश वगैरह इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, या फिर चट्टानों की विदरिंग वगैरह से पाया जाता है, या फिर सॉल्युबल फॉस्फेट सेल्स यहाँ पर पाया जाता है। जो फॉस्फेट सॉल्ट्स हैं इससे प्लांट्स लेते हैं, प्लांट से पुनः एनिमल्स लेते हैं। कई बार फॉस्फेट रॉक्स, बोन्स इत्यादि से भी यह पहुँच जाते हैं मृदा में, जिससे प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से फॉस्फोरस की जो आपूर्ति है यह फॉस्फेट युक्त चट्टानों के अपधरण और विदरण द्वारा होती है। कई बार मृदा में जो फॉस्फेट है वह जल के साथ घुलकर समुद्र में पहुंच जाता है, तो समुद्री तलहटी में वह एकत्रित हो जाता है। कई समुद्री झील इस फॉस्फोरस के विशाल भंडार को वापस पुनः पृथ्वी तक पहुंचाने में मदद करते हैं, क्योंकि जो समुद्र में है वह उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनका कंजप्शन किया जाता है मनुष्य के द्वारा और यह पुनः मृदा में पहुंच जाता है। हचिंसन ने जो साउथ अमेरिका के चिली और पेरू के समुद्री तट पर जो मछलियों का शिकार करने आने वाले गुआनो नामक पक्षियों की जो बीट में उन्होंने हजारों टन फॉस्फोरस को एकत्र होना पाया गया है। इसका मतलब है कि समुद्र तल पर सेडिमेंट्री फॉस्फोरस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि वो वर्षा जल के साथ समुद्र में चला जाता है नदियों में होते हुए, और इन फॉस्फोरस को ज़मीन पर पहुंचाने में इन पक्षियों का और मनुष्य का हाथ होता है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मॉडर्न स्टडीज से पता लगा है कि धरती पर जो फॉस्फोरस की मात्रा है वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। मनुष्य भी अपनी आधुनिक कृषि तकनीक में उर्वरक के रूप में फॉस्फोरस की उपयोग करता है, और इससे जो फॉस्फोरस चक्र है वह उसमें इम्बैलेंसिंग आ रही है, क्योंकि खेतों में से जो फॉस्फोरस है यह इरिगेशन वाटर के साथ बहकर समुद्र में चली जाती है और यह समुद्र तल में एकत्र हो जाता है। समुद्र तल में तो यह एकत्र हो जाता है,
परंतु यह पृथ्वी पर इसकी उपलब्धता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इस वजह से जो जैविक क्रियाओं के लिए जो फॉस्फोरस चक्र है उसमें फॉस्फोरस जो है वह कम प्राप्त हो रही है। इसीलिए फॉस्फोरस का बैलेंस प्रकृति में बनाए रखना बहुत आवश्यक है। So this is all about the chapter इकोसिस्टम संरचना एवं प्रकार्य। यह सब इकोसिस्टम की संरचना और प्रकार्य को प्रदर्शित करते हैं। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की जो संरचना और प्रकार्य है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन है, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर आपका आज कंप्लीट हुआ है। बायोसिस्टम में अगर हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम में, तो सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। उसके स्ट्रक्चर में बायोटिक और एबायोटिक दो तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। उसके बाद जब हम फंक्शंस में पढ़ते हैं तो हम फूड चेन से शुरू करते हुए फूड वेब हम उसको पढ़ते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स हम उसमें अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम एनर्जी फ्लो पढ़ते हैं इकोसिस्टम में, जिसके अंदर की दो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आते हैं। फर्स्ट लॉ जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं और दूसरा है एंट्रोपी का नियम। फिर वहाँ पर जो एनर्जी फ्लो हम पढ़ते हैं विभिन्न पोष स्तरों में, तो वहाँ पर 10% जो है लो पाया जाता है कि एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है, बाकी 90% लॉस्ट हो जाती है या कंज्यूम हो जाती है या स्टोर हो जाती है। उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी हमने देखी कि किस तरह से टोटल जो जैव उत्पादकता है उसको हम अध्ययन कर सकते हैं। और चौथा पार्ट है इसका बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस साइकिल का हमने अध्ययन किया। तो इस तरह से इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को हम वेल डिफाइंड वे में हम इसको स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक।